सबको। नमस्कार बच्चों, मैं ऋचा सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल बघौली, एक बार फिर से आज की इस गृह विज्ञान की ई लर्निंग कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज को जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो है गृह व्यवस्था, गृह और परिवार के संदर्भ में। आज मैं इसके द्वितीय भाग के विषय में आपको बताऊंगी। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस भाग को मैंने 2 भागों में बांट लिया है। इस अध्याय को भाग 1 और भाग 2। भाग 1 के कुछ बिंदुओं के बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। भाग 2 के जिन बिंदुओं के विषय में हम आज चर्चा करेंगे वह निम्न है। सबसे पहले पुनरावृत्ति, गृह व्यवस्था के उद्देश्य तथा महत्व, गृह व्यवस्था के साधन, गृह व्यवस्था के मुख्य कारक, आदर्श गृह व्यवस्था के लिए गृहिणी के गुण और गृह व्यवस्था के संचालन में आने वाली कुछ बाधाएं, ये हमारे आज के चर्चा के विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में जिन बिंदुओं के विषय में हमने चर्चा की थी उनमें हमने गृह व्यवस्था का अर्थ समझा था, गृह व्यवस्था की परिभाषाओं को जाना था, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन को समझते हुए गृह व्यवस्था के मुख्य सिद्धांतों के बारे में बात की थी। इस पाठ को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपको इस पाठ को पढ़ाए जाने का उद्देश्य भी बता देना चाह रही हूँ। इस पाठ को पढ़ाए जाने का उद्देश्य जो है वो यह है कि गृह व्यवस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, गृह व्यवस्था के साधनों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, गृह व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आदर्श गृह व्यवस्था के लिए गृहिणी में किन किन गुणों का होना आवश्यक है इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और गृह व्यवस्था के क्षेत्र में क्या संभावित बाधाएं आ सकती हैं इनके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि एक अच्छी गृह व्यवस्था न केवल परिवार की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है अपितु पूरे राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। समय समय पर पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति परिवार के सदस्यों को सुख की अनुभूति से भर देती है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की जब पूर्ति होती है, परिवार उन्नति करता है और परिवार की उन्नति से ही समाज और राष्ट्र की उन्नति होती है। तो ऐसी स्थिति में गृह व्यवस्था का महत्व बहुत बढ़ जाता है। गृह व्यवस्था का महत्व न केवल गृहिणी के जीवन में होता है अपितु परिवार के हर सदस्य के जीवन में होता है। गृह व्यवस्था का व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान होना परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत आवश्यक होता है। इस ज्ञान का उपयोग करके ही वह अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। परिवार में गृह व्यवस्था के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं, कुछ महत्व होते हैं, इनको देख लेते हैं। गृह व्यवस्था के जो उद्देश्य या लक्ष्य हैं वो क्या है? पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आय व्यय में संतुलन स्थापित करना, उत्तम पारिवारिक वातावरण स्थापित करना, परिवार का नैतिक विकास करना और उत्तम पारिवारिक वातावरण के लिए उत्तम पारिवारिक स्तर को बनाए रखना। यह गृह व्यवस्था के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। एक एक करके हम इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक अच्छी गृह व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। यह प्रमुख उद्देश्य है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, असीमित है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास। कुछ आवश्यकताएं गौण होती हैं लेकिन जीवन रक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक होती हैं जैसे शिक्षा और चिकित्सा। कुछ मानसिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं जैसे मनोरंजन संबंधी आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार के पास सीमित संसाधन होते हैं और इन्हीं संसाधनों का उपयोग करके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति गृह व्यवस्था का एक मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा चर्चा का बिंदु है वो है आय व्यय में संतुलन स्थापित करना। बच्चों, हम जानते हैं कि
कि हर परिवार की एक निश्चित आय होती है, ये एक सीमित संसाधन होता है और इसी निश्चित आय के अंदर ही परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी व्यवस्थापक आय और व्यय के बीच में संतुलन स्थापित करके ही इस अपने परिवार के इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। आय और व्यय में संतुलन बनाना, इसको हम बजट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। गृहिणी बजट की प्रक्रिया को अपनाकर आय और व्यय में संतुलन स्थापित कर सकती है और बजट में हमेशा बचत का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि यही आज की बचत भविष्य की योजनाओं को पूर्ण करने के कार्य में आ सके। तो गृह व्यवस्था का एक दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य है वो है आय और व्यय में संतुलन स्थापित करना। इसके अतिरिक्त उत्तम पारिवारिक वातावरण बनाना। गृह व्यवस्था का उद्देश्य न केवल परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति है, अपितु एक अच्छा गृह व्यवस्थापक वही है जो परिवार के सदस्यों के मध्य सौहार्द, प्रेम, स्नेह, आत्मविश्वास आदि भावनाओं को बढ़ा सके, उनको स्थापित कर सके। इससे परिवार का वातावरण उत्तम होगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में परिवार की आवश्यकताएं आसानी से पूरी होंगी और परिवार स्नेह और प्रेम के बंधन में बंधा रहेगा। तो उत्तम पारिवारिक वातावरण भी परिवार की लिए बहुत आवश्यक है, गृह व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद हम आते हैं परिवार के नैतिक विकास के लिए। परिवार का नैतिक विकास गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति भी उतनी ही आवश्यक है जितनी अन्य उद्देश्यों की आवश्यकता, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल आवश्यकताओं की प्राप्ति मात्र ही नहीं है, आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र ही नहीं है। उन्हें हमने किन माध्यमों से प्राप्त किया है? क्या उद्देश्यों की पूर्ति करते समय हमने अपने परिवार की परंपराओं को ध्यान में रखा है, अपने नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखा है, सच्चाई, ईमानदारी आदि गुणों को हमने ध्यान में रखकर इन आवश्यकताओं की पूर्ति करी है, ये भी उतना ही आवश्यक है। बच्चों, परिवार के सभी सदस्यों में, विशेष तौर पे बच्चों में, किशोर वय बच्चों में, छोटे बच्चों में समय रहते नैतिक विकास का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नैतिक विकास के द्वारा ही एक अच्छे राष्ट्र का, एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है। और अंत में है उत्तम पारिवारिक स्तर को बनाए रखना। यह भी एक गृह व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उत्तम पारिवारिक वातावरण के अभाव में परिवार अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा नहीं कर पाएगा, लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। घर में अगर क्लेश है, द्वेष है, तो फिर हमारी आवश्यकताएं भले ही पूरी होंगी, लेकिन जिन लक्ष्यों की प्राप्ति जो है जीवन के स्तर को ऊंचा रखने के लिए आवश्यक होती है, सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण व्यवहार आदि, वो अगर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं बनेगा तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो उत्तम पारिवारिक स्तर को बनाए रखना भी परिवार के लिए उतना ही आवश्यक है, गृह व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य और महत्व है। तो अब हम देख लेते हैं कि गृह व्यवस्था को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन है, किन साधनों के इस्तेमाल से हम गृह व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। गृह व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः 3 साधन होते हैं। पहला है मानवीय साधन, दूसरा है भौतिक साधन और तीसरा है सार्वजनिक साधन। मानवीय साधन के अंतर्गत हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है मानवीय व्यवहार, सदस्यों की रुचियां, सैद्धांतिक ज्ञान और कार्य करने की शक्ति। बच्चों, मानवीय व्यवहार बहुत आवश्यक होता है किसी भी परिवार में सामंजस्य के लिए, सौहार्द के लिए, शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति तो आवश्यक है, भौतिक और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है, लेकिन वो किस तरह के वातावरण में किया जा रहा है ये भी बहुत आवश्यक है। परिवार के सदस्यों के बीच में यदि अनुशासन की भावना रहेगी, यदि प्रेम रहेगा, यदि एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा, तो परिवार का वातावरण उत्तम बनेगा। उत्तम वातावरण में कार्य करने से कार्य आसान लगने लगते हैं। एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ त्याग की भावना से जब कार्य किया जाता है तो हम अपने जीवन लक्ष्यों के प्रति अधिक आसानी से पहुंच पाते हैं। हमारा व्यवहार हमारे परिवार की व्यवस्था को, हमारे परिवार की सुख शांति समृद्धि को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है।
तो मानवीय व्यवहार जो है एक प्रमुख मानवीय साधन है जिसके द्वारा परिवार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। उसके बाद दूसरा है सदस्यों की रुचियां। बच्चों, हर एक व्यक्ति की अलग अलग मानसिक अभिवृत्तियां होती हैं, अलग अलग रुचियां होती हैं, उन्हें अलग अलग शौक होते हैं। एक अच्छा गृह व्यवस्थापक वही है जो सदस्यों की मानसिक अभिवृत्तियों को, उनकी रुचियों को पहचान कर उसी हिसाब से कार्य का बंटवारा करे, कार्य की व्यवस्था करे। जैसे यदि किसी को पाक कला का शौक है और उसे रसोई से संबंधित कार्य दिए जाएंगे तो वो खुश होकर उस कार्य को करेगा, अधिक सफलतापूर्वक उस कार्य को करेगा और इसमें उसकी रुचि बनी रहेगी। किसी को बागवानी का शौक है तो उसको बागवानी से संबंधित कार्यों का आवंटन अगर किया जाएगा तो उसको गुणवत्ता परक करेगा। यदि किसी को साफ सफाई का शौक है तो वो घर को स्वच्छ रखने में मदद करेगा। तो सदस्यों के रुचियों के अनुसार यदि गृह व्यवस्था की जाएगी तो वह अधिक सुचारू और सफल होगी। इसके अतिरिक्त सैद्धांतिक ज्ञान, गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को गृह व्यवस्था के सैद्धांतिक ज्ञानों का होना बहुत आवश्यक है कि उसे गृह व्यवस्था का सैद्धांतिक ज्ञान हो। गृह व्यवस्था के चरण पता होने चाहिए, नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन का महत्व पता होना चाहिए। किन सिद्धांतों को अपनाकर सुचारू गृह व्यवस्था लागू की जा सकती है, परिवार की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, इसका पता अवश्य ही परिवार के सभी सदस्यों को होना चाहिए। तो दूसरा जो हमारा मानवीय साधन है वो है सैद्धांतिक ज्ञान। अंत में कार्य करने की शक्ति, ये भी एक सीमित साधन है, तो इसको भी बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। हर व्यक्ति की एक सीमित शारीरिक और मानसिक शक्ति होती है और इस शक्ति का उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। यह सीमित संसाधन है तो इसका कुशलता पूर्वक उपयोग सभी के लिए आवश्यक होता है। यदि कार्य को अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार किया जाएगा, अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार किया जाएगा तो वह अधिक गुणवत्ता पूर्वक होगा, अधिक आसानी से हो पाएगा। हम उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। यदि किसी की शारीरिक क्षमताएं अधिक हैं, जैसे घर में यदि कोई पुरुष है तो वो साफ सफाई या शारीरिक क्षमताओं वाले कार्य कर सकते हैं। वयोवृद्ध व्यक्तियों को हम बैठ के करने वाले कार्य यथा सब्जी काट देना या बच्चों को मनोरंजन के लिए कहानियां सुना देना, जिससे घर के कामों में सहायता मिल सके, व्यवस्था बनाने में सहायता मिल सके और उनकी रुचि भी इस कार्य को बनी रहेगी। उनकी कार्य जब शक्ति और सामर्थ्य के अंदर होता है तो प्रत्येक व्यक्ति उसको कुशलता पूर्वक करने की कोशिश करता है। यह हमारे मानवीय साधन है। इसके अतिरिक्त जो दूसरे साधन है वो है भौतिक साधन। बच्चों, आप देख रहे हैं भौतिक साधन में समय, धन और वस्तु एवं संपत्ति आती है। ये तीनों ही साधन बहुत सीमित संसाधन है। ये तीनों ही संसाधन जो है बहुत बहुमूल्य हैं और इनको हमें बहुत सोच समझकर खर्च करना पड़ता है, विशेष तौर पे समय और धन। बच्चों, आपने एक कहावत सुनी है कि समय की जब हम कद्र नहीं करते हैं तो समय हमारी भी कद्र नहीं करता है। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार में सीमित समय में बहुत सारे लक्ष्यों की पूर्ति करनी होती है। दिन भर में 24 घंटे हैं और गृहिणी के पास बहुत सारे कार्य करने को होते हैं। खाना भी बनाना है, साफ सफाई भी करनी है, व्यवस्था करनी है और बच्चों का होमवर्क भी कराना है तथा मार्केटिंग भी करनी है, अपने लिए अवकाश और मनोरंजन का समय भी निकालना है। तो अगर मान लीजिए हम एक ही कार्य में सारा समय लगा देंगे, पूरा दिन हम सफाई करते रह गए तो खाना बनाने का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। खाना ही बनाते रह गए तो सफाई नहीं होगी या घर के बाकी कार्य नहीं होंगे। तो हमें समय को इस प्रकार से संसाधित करना है कि हमारे सभी लक्ष्य पूर्ण हो जाएं, हमें अनुकूल उसका परिणाम मिले और जो है हम अपने लिए अवकाश और मनोरंजन का भी समय निकाल सके। तो समय का हमें बहुत ध्यान रख के कार्य करने चाहिए, तभी हम एक अच्छी गृह व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। धन, ये भी एक सीमित संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारी ज्यादातर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। हर परिवार की सीमित आय होती है। आय के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, नौकरी है, व्यवसाय है, कृषि है, बहुत
साधनों से धन आ सकता है, लेकिन जो भी धन आएगा वो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेक्ष सीमित होता है और इसी सीमित आय के अंदर हमको व्यय करना पड़ता है और कुछ धन को भविष्य की योजनाओं में निवेश करने के लिए भी बचा के रखना पड़ता है। तो इस सीमित संसाधन को ध्यान में रखते हुए हमें धन का उपयोग करना चाहिए, इस कुशलता पूर्वक करना चाहिए कि हमारी सभी आवश्यकताएं भी पूर्ण हो जाएं और भविष्य के लिए भी निवेश के लिए कुछ धन बचा रहे। इसके बाद आता है वस्तुएं एवं संपत्ति। वस्तुएं एवं संपत्ति के अंतर्गत गृह कार्य से संबंधित वस्तुएं आती हैं, यथा फर्नीचर है या फिर रसोई में कार्य करने वाले उपकरण हैं या फिर गृह की सफाई करने वाले उपकरण हैं। इस तरह के बहुत सारे उपकरण जो हैं उनके वो भौतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। संपत्ति जैसे दुकान है, जैसे हमारे पास जमीन है कृषि योग्य या फिर मकान किराए पे लगा है, तो इन वस्तुओं और संपत्ति का उचित उपयोग करके हम अपने परिवार की व्यवस्था कर सकते हैं, अपने परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं, अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। वस्तुओं एवं संपत्ति को उपयोग करते समय हमें उनके रखरखाव का ध्यान रखना चाहिए कि हम उनका उचित रखरखाव करें। हमें उनके उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। जब हम घर से संबंधित वस्तुओं का या जिसको कहते हैं रसोई के उपकरणों को या विभिन्न सफाई के उपकरणों को, यथा जो है वॉशिंग मशीन है या फिर आपका वैक्यूम क्लीनर है, इन सब को इस्तेमाल कर रहे हैं या मिक्सर और ग्राइंडर को, तो इनका सही इस्तेमाल हमको आना चाहिए और इनके रखरखाव की हमें पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तीसरे प्रकार के जो साधन हैं वो है सार्वजनिक साधन। सार्वजनिक साधन के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदत्त ऐसी सुविधाएं हैं जिनको इस्तेमाल में लाकर हम अपने बहुत सारे संसाधनों की बचत कर सकते हैं और अनेक लाभ उठा सकते हैं, परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। ये साधन है विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, बैंक, डाकघर, धार्मिक स्थल, यातायात, विद्युत एवं दूरसंचार, कानून व सुरक्षा। यह वह साधन है जिनके द्वारा परिवार अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कम से कम संसाधनों में कर सकता है। विभिन्न सरकारी विद्यालयों में बहुत कम शुल्क पर उच्च गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दी जाती है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की, शिक्षा रूपी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। परिवार का जीवन स्तर उच्च होता है। अस्पताल में चिकित्सा संबंधी सुविधाएं मिलती हैं। गुणवत्ता परक चिकित्सा से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। कम चिकित्सा शुल्क में हम अधिकाधिक सुविधाएं उठा सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना। इन सब में निःशुल्क हम चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय का उपयोग हम अपने पढ़ाई रूपी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जितना चाहे संदर्भ सामग्री हमें सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपलब्ध हो जाती है। बैंक, डाकघर में चल रही विभिन्न योजनाओं के द्वारा हम अपनी बचत को अच्छी तरह से नियोजित कर सकते हैं और भविष्य की योजनाओं में लगा सकते हैं। धार्मिक स्थलों का प्रयोग करके हम अपने नैतिक मूल्यों को बढ़ा सकते हैं। जब हम किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं तो हमारे अंदर जो सद्व्यवहार उत्पन्न होता है, हमारे अंदर जो नैतिकताएं उत्पन्न होती है, वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा यातायात का साधन, हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएंगे तो फिर हम ईंधन की बचत करके राष्ट्र के संसाधनों की बचत में अपना योगदान दे सकते हैं। विद्युत एवं दूरसंचार विभाग, कानून व सुरक्षा, ये ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा हमें प्रदत्त की गई हैं। इनका हम अनेक लाभ उठाकर इनके द्वारा अपने परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। ये तीनों ही साधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मानवीय, भौतिक और सार्वजनिक, इन साधनों का उच्चतम उपयोग करके हम अपने सीमित संसाधनों में भी अधिकाधिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। जब जैसे जैसे पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, परिवार का जीवन स्तर ऊंचा होने लगता है और परिवार उन्नति करता है। अब हम आते हैं गृह व्यवस्था के कुछ प्रमुख तत्व या कारक में कि कौन से वह तत्व हैं जिनके द्वारा गृह व्यवस्था को अधिक सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है। सर्वप्रथम
सुविधाजनक घर। सुविधाजनक घर सुचारू गृह व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। घर चाहे हम किराए पे ले या स्वयं का बनवाएं, इसको लेते समय या बनवाते समय हमको प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता, सदस्यों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। घर इस तरह से बना हुआ होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाजनक हो। यथा सुविधाजनक घर में रसोई घर और भंडार घर यदि पास पास होगा तो गृहिणी का श्रम और समय दोनों बचेगा। ड्राइंग रूम हमेशा बच्चों के अध्ययन कक्ष से या बेडरूम से दूर होना चाहिए ताकि मेहमानों के आने पर भी बच्चों को कोई पढ़ाई में असुविधा ना हो, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और घर लेते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर के लोगों की अवस्था क्या है। यदि घर में बुजुर्ग हैं तो निचली मंजिल पर घर होगा तो बार बार उन्हें सीढ़ी चढ़ने उतरने में या लिफ्ट के प्रयोग में से असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। शौचालय वगैरह कमरे के नजदीक होंगे तो रात में उठकर अगर शौचालय का प्रयोग करना होगा तो वह आराम से कर सकेंगे। जितना अधिक सुविधाजनक घर होगा उतना ही गृह व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो पाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको घर का चयन करते समय घर के सदस्यों की संख्या, उनकी अवस्था, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरे बिंदु पर हम आते हैं स्वच्छता। बच्चों, स्वच्छता जीवन में बहुत आवश्यक है। स्वच्छता के अभाव में कितना भी सुंदर घर हो, कितना भी आकर्षक घर हो, लेकिन वह अगर स्वच्छ नहीं है तो वह अच्छा नहीं लगेगा। चीजें बिखरी हैं, अव्यवस्थित है, गंदगी है तो वह घर कभी भी अच्छा नहीं कहलाएगा। घर की स्वच्छता से गृहिणी की सुघड़ता का पता चलता है। घर स्वच्छ रहता है तो परिवार के लोग स्वस्थ रहते हैं, बीमारियां नहीं फैलती हैं। रसोई घर में अगर स्वच्छता होगी तो बीमारियां नहीं फैलेंगी और घर के लोग निरोगी रहेंगे, और जहां निरोगी रहेंगे वहीं पे वो आगे उन्नति कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यदि रोज बीमार ही रहेंगे तो फिर वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। अब हम अपने अगले बिंदु पर आते हैं, जलवायु और प्रकाश की उचित व्यवस्था। जल, वायु और प्रकाश की उचित व्यवस्था प्रत्येक घर की प्रमुख जरूरत है। रसोई घर में, शौचालय में पर्याप्त मात्रा में जल आ रहा हो, वायु के आने जाने के लिए घर में खिड़की, दरवाजे, रोशनदान की पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि अशुद्ध वायु लगातार घर से बाहर निकलती रहे, शुद्ध वायु का जो है प्रवाह बना रहे। प्रकाश की उचित व्यवस्था हो, सूर्य का प्रकाश घर में आए ताकि सीलन, गंदगी वगैरह ना हो, परिवार रोग से बचा रहे। इसके अलावा दिन के प्रकाश में बच्चा बिना कृत्रिम लाइट की व्यवस्था के आराम से पढ़ सके, तो इस तरह की व्यवस्था गृह व्यवस्था के प्रमुख कारकों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बच्चों, जल एक सीमित संसाधन है और इसका कुशलतम उपयोग भी बहुत जरूरी है। जल एक अनिवार्य आवश्यकता है, जीवन रक्षक आवश्यकता है, लेकिन साथ ही ये बहुत सीमित संसाधन है। तो जल का प्रयोग करते समय परिवार के सभी सदस्यों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है खाद्य सामग्री की व्यवस्था। क्योंकि भोजन एक प्रमुख आवश्यकता है तो घर की गृहिणी की एक का जो प्रमुख कर्तव्य होता है वो घर के सदस्यों के लिए खाद्य सामग्री की भरपूर व्यवस्था करे। मेहमान यदि आ रहे हैं तो उनके लिए, उनके आवभगत के लिए उपयुक्त खाद्य सामग्री हो। घर के लोगों को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए अवस्था के अनुरूप, घर के सदस्यों के अनुरूप खाद्य सामग्री की व्यवस्था समय समय पर होनी चाहिए। घरेलू सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। घरेलू सामग्री यानी दैनिक उपयोग में आने वाले जैसे बर्तन है, वस्त्र है, बिस्तर है और इस तरह के बहुत सारे संसाधन जो है घरेलू उपकरण हैं, इनकी समय समय पर मरम्मत होनी चाहिए, इनका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा ही हम अपनी एक सुचारू गृह व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। आदर्श गृह व्यवस्था के लिए गृहिणी के अंदर क्या गुण होने चाहिए ये देख लेते हैं। साक्षरता तथा नियोजन संबंधी निपुणता। यदि गृहिणी साक्षर है तो वह
नई तकनीकों का इस्तेमाल करके घर को उचित रूप से व्यवस्थित कर पाएगी। नई नई तकनीकों का इस्तेमाल उसको आएगा, किस तरह से नए संसाधनों का उपयोग करके वो श्रम और शक्ति को बचा सकती है, ये उसको समझ में आ जाएगा और उसको उपयोग कर लेगी। अच्छा स्वास्थ्य, हंसमुख स्वभाव, महिला जितनी अच्छे स्वास्थ्य की होगी, निरोगी होगी, हंसमुख होगी, वो उतना ही अच्छी तरह से घर की व्यवस्था करेगी। दक्षता पूर्ण कार्य करना महिला को आना चाहिए, कार्य स्किल्ड होना चाहिए ताकि संसाधनों की बर्बादी ना हो। घर की व्यवस्था करते समय महिला को बहुत सहनशीलता व धैर्य व्यवहार में रखना चाहिए। सभी से स्नेह व पूर्ण मधुर व्यवहार करना चाहिए। मितव्ययिता या किफायत गृहिणी का प्रमुख गुण होता है, जिसको गृहिणी को अपनाना चाहिए और कम से कम संसाधनों के इस्तेमाल से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना आना चाहिए। और यदि महिला पाक शास्त्र में निपुण है तो यह सोने पे सुहागा है, क्योंकि घर के सदस्यों के पाक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति इसी के द्वारा होती है। अब हम उत्तम गृह व्यवस्था की बनाए रखने में बाधाएं देख लेते हैं। पारिवारिक लक्ष्यों का यदि समुचित ज्ञान का अभाव है गृहिणी में, तो वह पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएगी। अगर उपलब्ध साधनों के समुचित ज्ञान का अभाव है, उसे संसाधन ही नहीं पता है कि उनको किस तरह इस्तेमाल करना है, मिक्सर ग्राइंडर है लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता, तो महिला गृह व्यवस्था को कुशलतापूर्वक नहीं संचालित कर पाएगी। कार्य कुशलता का निम्न स्तर, हर कार्य को करने के लिए कुशलता चाहिए और उस कुशलता के लिए महिला को अभ्यास होना चाहिए, तभी वो अपने कार्य को कार्य कुशलता पूर्वक कर पाएगी। इसके अंतर और विभिन्न घरेलू समस्याएं यथा निर्धनता है, अज्ञानता है, अशिक्षा है, परिवार में द्वेष और क्लेश की स्थिति या फिर परिवार में पति पत्नी के बीच में असमंजस्य जो है, वह भी उत्तम गृह व्यवस्था को बनाए रखने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो बच्चों, आज का ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। हम इसको जल्दी से एक बार पुनरावलोकित कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा। गृह व्यवस्था द्वारा जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है उन्हें ही हम गृह व्यवस्था के उद्देश्य कहते हैं। पारिवारिक साधनों का उचित एवं अनुकूलतम उपयोग गृह प्रबंधन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। गृह व्यवस्था के साधनों को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं: मानवीय साधन, भौतिक साधन और सार्वजनिक साधन। सुविधाजनक घर, स्वच्छता, जलवायु और प्रकाश की उचित व्यवस्था, खाद्य सामग्री की व्यवस्था आदि गृह व्यवस्था के प्रमुख तत्व हैं। उत्तम गृह व्यवस्था के लिए आदर्श एवं कार्यकुशल गृहिणी की आवश्यकता होती है। लक्ष्यों का ज्ञान न होना, नई जानकारी का अभाव, कार्यकुशलता में कमी आदि तत्व गृह व्यवस्था के संचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं। बच्चों, आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं इस पाठ से संबंधित आपको कुछ गृह कार्य देना चाहती हूँ, जिसको आपको करना है। पहला है, गृह व्यवस्था के उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक बताइए। दूसरा है, गृह व्यवस्था के लिए उपलब्ध साधन कौन कौन से हैं, उन साधनों का क्या महत्व है। और तीसरा है, गृह व्यवस्था के संचालन में आने वाली बाधाएं क्या हैं। इस गृह कार्य को आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की मदद से करना है। अपनी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस में अपने शिक्षक की मदद भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसको आप अपने एंड्रॉइड फोन पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पठन सामग्री को डाउनलोड करके इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, आज का पाठ में बस इतना ही। उम्मीद है आज आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, आप को ये पाठ समझ में आया होगा। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे, अगले पाठ के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।